जय हिंद साथियों। साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बहना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं वह ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप लोग ये मत कहिए कि सर 40 क्वेश्चन ही क्यों कराते हैं, 42 क्वेश्चन ही क्यों कराते हैं, 100 क्वेश्चन आप क्यों नहीं कराते हैं। तो समझे कि नहीं। अभी आपको उदाहरण दिया ना कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। और बार बार हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि एक दिन 100 क्वेश्चन हम आपको लेकर आएँ या 2 दिन क्लास नहीं करवाएं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है। हम 40 क्वेश्चन ही करवाते हैं। अगर लगातार कर रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूर इस बार सफलता मिलेगी। बस आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। और साइंस क्लास में सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी जुड़ गए होंगे लाइव क्लास से। डेली टेस्ट होता है 10 बजे से और अभी 10 बज गया है। और आज देखना है कि कितना पानी में आप लोग हैं, समझे कि नहीं। कितना पानी है, डूबने लायक हो गए हैं या अभी तैरना जानते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। 1 नंबर प्रश्न का सभी लोग सही जवाब लाइव चैट में बताएंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास रहेगा, तो 5 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब देना है। तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव श्वसन नली की जो लंबाई होती है, हमारी जो श्वसन नली है उसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया को नियंत्रण रखता है। तो छाप दीजिए सही जवाब कि क्या हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। तो ये मेड्यूला हो जाएगा। मेड्यूला जो होता है, मेड्यूला ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रण रखता है, नियंत्रित करता है। तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर कि मूत्र में पाए जाने वाला वर्णक है। मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है। तो ये आपका यूरोक्रोम होता है। मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक यूरोक्रोम है। 3 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। 4 का सही जवाब बताएं। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो देखिए, मनुष्य में अंतः निषेचन होता है। बाह्य निषेचन पेड़ पौधे में होता है, लेकिन अंतः निषेचन जो है वो मनुष्य में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निषेचन की क्रिया अगर आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में तो आपको मालूम होगा। तो इसका अंतः निषेचन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर कि मस्तिष्क में चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है। 5 का सही जवाब बताएं कि मस्तिष्क में चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो देखिए, जो मस्तिष्क में चारों तरफ आवरण पाए जाते हैं उसे मेनिनजस के नाम से जाना जाता है। मेनिनजस उसे कहा जाता है जो आवरण हमारे मस्तिष्क के चारों तरफ पाया जाता है। आगे देखिए, स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। आप सभी जानते हैं कि कोई अगर आप चिंता करने लगते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो ये जो स्मरण एवं चिंतन होता है ये मस्तिष्क का सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम जो है वह स्मरण एवं चिंता का कार्य मस्तिष्क में करता है। तो सेरिब्रम 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 7 नंबर की शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो ये आपका सेरिबेलम होता है।
शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का सेरिबेलम जो भाग है यह उत्तरदायी होता है। तो 7 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी करवाए थे, तो आप सभी सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर आंसर कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स यानी जंपिंग जीन्स का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो देखिए अगर आप बड़ा मैक क्लिंटॉक बता रहे हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा मैक क्लिंटॉक जो थे वह थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक थे। आगे देखिए 9 नंबर के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। फटाफट 9 का सही जवाब बताएं कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं 23वें जोड़े के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। आगे देखिए 10 नंबर की मानव त्वचा का रोग किस वर्ण के कारण होता है। फटाफट 10 का सही जवाब बताएं कि मानव त्वचा का रोग किस वर्ण के कारण होता है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन है मिलेनिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव त्वचा का जो रोग है मिलेनिन का वर्ण के कारण होता है। तो 10 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर कि त्वचा का मुख्य संगठक है। फटाफट 11 का सही जवाब बता, जल्दी से बताइए कि त्वचा का मुख्य संगठक है। तो कोलेजन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। त्वचा का मुख्य संगठक जो है कोलेजन होता है। तो 11 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। 12 का सही जवाब बताएं। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। 12 का सही जवाब बताएं कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। तो ये आपका हेंसेन ने किया। हेंसेन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किया। तो हेंसेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की प्रोटीन की इकाई क्या है। 13 का सही जवाब बताएं। प्रोटीन की इकाई क्या है। तो अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन की इकाई क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। तो 13 का ऑप्शन सी अमीनो अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए एटीपी से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए एटीपी का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस और बिजली घर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। मध्य निषेध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये भी बिहार पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। आगे देखिए अम्ल वर्षा का कारण क्या है। 16 का सही जवाब बता कि अम्ल वर्षा का कारण है तो NO2 और SO2। NO2 SO2 जो है अम्ल वर्षा का कारण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। 17 का सही जवाब बताएं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनता है। तो ये आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा। अस्थि मज्जा में, हमारे शरीर के अस्थि मज्जा अंग में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आगे देखिए ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन तो देखिए ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है और एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो 18 का ऑप्शन सी एंजाइम हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। लाइसोपिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, बी कम्प्लेक्स, ये सभी एंजाइम है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सही जवाब बताएं कि मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है। तो मनुष्य का मूत्र का जो pH मान होता है 6 होता है। तो ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। वही रक्त का pH मान पूछे तो 7.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर कि क्रोमोजोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। 20 का सही जवाब बताएं कि क्रोमोजोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था।
तो ये आपको वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर ने क्रोमोजोम शब्द सर्वप्रथम दिया था, तो वाल्डेयर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर आता है। फटाफट 21 का सही जवाब बताएं कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर आता है। तो 21 का ऑप्शन है 1.10 हो जाएगा। 1.10 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर आता है। आगे देखिए, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपमार्जक मिलाने पर, जैसे आप सभी जानते हैं कि साबुन अपमार्जक होता है, साबुन जो है अपमार्जक होता है। तो अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटता है। अगर आप पानी में अपमार्जक मिला रहे हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है घटता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। 23 का सही जवाब बताएं। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चांदी होता है। आगे देखिए कि जाड़े के दिन में पेंडुलम घड़ी हो जाती है। जाड़े के दिन में पेंडुलम घड़ी क्या हो जाती है, तो पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है। कैमरे के दीवार पर कौन सा लेंस होता है, तो 25 का सही जवाब ऑप्शन डी उभयवत्तल लेंस हो जाएगा। कैमरे के दीवार पर कौन सा लेंस होता है, तो उभयवत्तल लेंस होता है। तो 25 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 26 का सही जवाब बताएं कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फटाफट बताइए कि नेत्र जो तंतु है, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर नेत्र तंतु जो है वह काम करता है। आगे देखिए, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। 27 का सही जवाब बताएं कि प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब निर्वात में हो जाएगा। प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। आगे देखिए, लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है। फटाफट 28 का सही जवाब बताएं कि लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है। तो ये आपका 28 का सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, फिलंट कांच। लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेंस को रगड़ने से उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। अगर आप लेंस को रगड़ते हैं तो उसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन 76 पोस्ट में पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा का अगर मात्रक पूछे तो ये किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम लोग kWh कहते हैं। आपके घर में बिजली का मीटर लगा होगा तो उसमें देखिएगा एक kWh होगा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक kWh होता है, और इसी से मालूम चलता है कि कितना यूनिट आपकी घर की जो है खपत है, और उसी के अनुसार आपका बिजली बिल आता है। आगे देखिए, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है। आप सभी जानते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। तो आखिर वो टंगस्टन का बनता क्यों है, तो इसका द्रव्यमानक उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है, इसी कारण से टंगस्टन का बनाया जाता है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब जो होता है वह धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, विद्युत बल्ब जो होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि साबुन के बुलबुले को यदि अवशोषित कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति की क्या होगी। साबुन के बुलबुले को यदि अवशोषित कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति, तो 33 का ऑप्शन बी बढ़ेगी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले को यदि अवशोषित कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर की क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयानों में किया जाता है। पानी वाला जहाज में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु संख्या के
ऊपर निर्भर करते हैं। तो याद रखिएगा, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। कुहासा वस्तुतः एक घोल है। कुहासा किसका घोल होता है? तो देखिए, कुहासा जो होता है गैस में द्रव्य का घोल होता है। गैस में द्रव्य का कुहासा घोल होता है। आगे देखिए, निलंबित कणों का आकार क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। निलंबित कणों का आकार क्या होता है? तो ये 10⁵ सेंटीमीटर होता है। निलंबित कणों का आकार 10⁵ सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए, कुलाइडी कणों का आकार क्या होता है? तो कुलाइडी कणों का आकार 10⁵ माइनस 10�7 होता है, और 10⁵ जो होता है वो निलंबित कणों का आकार होता है। दोनों याद रखिएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया था? जो पीएच मान होता है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो ये आपका सोरेनसन ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कराए भी हैं कि पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। आगे देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। तो इसका सही जवाब 10⁻⁻7 हो जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? सभी जानते हैं, 7 होता है। और 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको होमवर्क में बताना है कि 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का होमवर्क में करके आएंगे। और देखिए, अभी तक हम लोगों ने 42 क्वेश्चन किया। 42 में से आपके कितने सही हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डेली अगर क्लास करना चाहते हैं, साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया, तो आप डेली 10 बजे आइए, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में आपको कितना इम्प्रूव हो रहा है ये भी आप हमें बताइए। और देखिए, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो छोटे छोटे प्रयास होती है, वह बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो देखिए, छोटे छोटे प्रयास से ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचिएगा कि एक दिन में 2000 क्वेश्चन करके हम एग्ज़ाम पास कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। समझे कि नहीं? हमारे बारे में आपका क्या ख्याल? हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।